रिया की शादी के लगभग 2 साल बाद जाकर रिया 5 माह की गर्भवती हुई थी, जिसके कारण उसकी देखभाल करने के लिए उसके मायके से उसकी छोटी बहन स्नेहा उसके घर आई हुई थी। रिया जितनी सीधी और संस्कारी थी, उसकी बहन उतनी ही ज्यादा मुंहफट और खुली विचार की लड़की थी। स्नेहा अपने जीजू से बोल रही होती है, वाह जीजू, क्या डोले शोले हैं आपके। अब तो आपकी शादी भी हो गई है, तो ये सब किसके लिए है। अरे क्या है ना, जिसकी साली इतनी हॉट हो उसे खुद भी फिट रहना चाहिए, राइट। अच्छा, तो अब तुम जीजा साली की बातें हो गई हो, तो अब अंदर चले। फिर कार्तिक रिया के लिए खाना परोसता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। दीदी, मुझे आपसे जलन हो रही है। पर क्यों? आप इतनी लकी जो हो, आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी केयर भी करते हैं। ये तो तुमने सही कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कार्तिक जैसे हस्बैंड मिले हैं। दीदी, मुझे कार्तिक जैसा नहीं, कार्तिक ही चाहिए। कार्तिक तो एक ही है जो मुझे मिल चुके हैं। तुम फिलहाल कार्तिक जैसे से ही काम चला लो। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर भी जाना है। पर क्यों दीदी? गर्भवती महिला को मंदिर जाना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि माँ जो देखती और सुनती है ना, बच्चा भी वैसा ही पैदा होता है। गर्भवती तो आप हो, बच्चा आपके पेट में है, तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? मैं तो जा रही हूँ सोने। रिया उससे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। एक दिन स्नेहा अचानक अपने जीजू के कमरे में चली जाती है, जहाँ कार्तिक सिर्फ पैंट पहना होता है। जीजा जी, सॉरी, मैं बिना नॉक किए आ गई कमरे में। वो मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी नहा कर आता हूँ। ठीक है जीजू। स्नेहा छिपकर कार्तिक को देख रही होती है। तभी कार्तिक कपड़े पहनकर बाहर आता है, तो स्नेहा मन में सोचती है, ओहो, ये जीजू कितने क्यूट और स्मार्ट लगते हैं, मुझे कुछ तो करना होगा। तभी स्नेहा अपने पैर की मोच का बहाना करती है। हाउ, मेरा पैर। अरे क्या हुआ साली साहिबा? मेरे पैर में मोच आ गई है। कार्तिक स्नेहा को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है, उसके पैर पर दवा लगाता है। अब ठीक लग रहा है? अगर ज्यादा पेन हो तो मुझे फोन कर देना, मैं ऑफिस से घर आ जाऊंगा। एक दिन रिया जब बाजार गई होती है, तो स्नेहा अपनी बहन की साड़ी पहन के खड़ी हो जाती है। तभी कार्तिक वहाँ आ जाता है और स्नेहा को अपनी बीवी समझकर पीछे से हक कर लेता है। अरे बेबी, तुम कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में, कसम से तुम तो मार ही डालोगी। तभी स्नेहा पीछे घूमती है। स्नेहा को देखकर कार्तिक चौंक जाता है और उससे माफी मांगता है। तभी रिया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? फिर कार्तिक हकलाते हुए उसे जवाब देता है। अरे यार, मैंने समझा कि तुम हो और मैंने स्नेहा को पीछे से हक कर लिया। तो क्या हुआ? गलती से ही हुआ है ना? अगर जीजू जानबूझकर किए होते तो? इस जन्म में तो क्या, कार्तिक 7 जन्म में भी ऐसा नहीं कर सकते। धीरे धीरे स्नेहा के दिल में जीजू कार्तिक के लिए और भी भावनाएं जागने लगती हैं। स्नेहा अपने जीजू और उस लम्हे को भूल नहीं पाती। बार बार वो उस लम्हे को ही याद करती रहती है और वो हमेशा कार्तिक के पास ही रहने की कोशिश करती है। एक दिन की बात है, जब कार्तिक अपने बेड पर बैठा होता है, तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है और कार्तिक से लिपट जाती है। अरे ये क्या कर रही हो स्नेहा? प्यार, जब आपने मुझे पहली बार हक किया था, तभी से आपको भूल नहीं पा रही हूँ जीजू। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जाओ यहाँ से। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपको किसी तरह पाना चाहती हूँ। दीदी मंदिर गई हैं, तो हम दोनों एक साथ। अरे तुम ठीक तो हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, पागल कहीं की। आपने मुझे पागल कर दिया है, आपने बीमारी दी है, अब आप ही ठीक करोगे इसे। अरे जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, अपने दिमाग से निकाल दो। मैं ये बात किसी को नहीं कहूंगा और ये ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना। जाओ यहाँ से। I said go। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्नेहा कार्तिक के लिए कॉफी लाती है और बोलती है, सॉरी जीजू, कल जो भी हुआ मैं बहक गई थी, और थैंक यू जीजू, आपने दीदी से कुछ नहीं कहा। ठीक है, कोई बात नहीं स्नेहा, अब तुम भूल जाओ उस बात को।
तभी कार्तिक कॉफी पीता है। कॉफी पीते ही कार्तिक का सर चकराने लगता है। क्या मिलाया है तुमने कॉफी में? मेरा सर घूम रहा है। प्यार ही प्यार मिलाया है जीजू। तुमने कॉफी में ड्रग्स मिलाए हैं? धीरे धीरे ये ड्रग्स का नशा ऐसा होगा कि आप खुद को मेरे होने से रोक नहीं पाओगे। कार्तिक ड्रग्स के नशे में बेहोश हो जाता है और स्नेहा उसे टच करने लगती है। तब स्नेहा को दीदी के आने की आहट होती है और वो नाटक करने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तभी वहाँ रिया आ जाती है और ये सब देखकर कार्तिक को एक तमाचा मारती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कार्तिक। कार्तिक नशे की हालत में रिया को कुछ भी नहीं समझा पाता, पर रिया उसकी एक नहीं सुनती और स्नेहा को लेकर चली जाती है। इधर स्नेहा रो रो कर दीदी को गलत कहानी बताती है कि कार्तिक उसके पीछे पड़े हैं। तभी से रिया और कार्तिक की दूरियां बढ़ने लगती हैं और स्नेहा किसी भी हालत में अपने जीजू को पाना चाहती थी। कार्तिक रिया के पास जाता है और बोलता है, रिया, मुझे एक बार अपने आप को साबित करने का मौका तो दो। आपने मेरी छोटी बहन के साथ ये सब किया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे यार, तुम मेरा विश्वास करो, मैं आज रात को सब कुछ साबित कर दूंगा। फिर कार्तिक कमरे के बाहर एक कैमरा लगाता है और उसको रिया के मोबाइल से कनेक्ट कर देता है। फिर जब रात होती है तो स्नेहा कार्तिक से आकर बोलती है, कितने क्यूट लग रहे हो जीजू, मन तो कर रहा है खा जाऊं तुम्हें। जब जब मैं आपको देखती हूँ ना, तो मेरे तन मन में एक नया प्यार उभर आता है। ये कहकर स्नेहा अपने जीजू के पास जाती है और चेहरे के ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है। रिया मोबाइल में ये सब देखकर बाहर आती है और स्नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। शर्म नहीं आई ना तुझे? अपनी बहन का घर उजाड़ने आई थी। हाँ, नहीं आती शर्म मुझे। मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। और प्यार में किस बात की शर्म? स्नेहा उसे प्यार नहीं बोलते, उसे हवस कहते हैं, हवस। दीदी, आप क्या जानो प्यार और हवस में क्या अंतर होता है। आपने शादी कर ली तो वो आपका प्यार, और मैंने प्यार किया तो वो मेरी हवस हो गई। स्नेहा, अपने रिश्ते का तो ख्याल करती पागल। जो मुंह में आया बोलती जा रही है। कल तुम अपने घर जाओगी, समझी? रिया की बातें सुनकर स्नेहा को गुस्सा आ जाता है और पासी में पड़े एक चाकू को वो उठा लेती है और बोलती है, मेरे कार्तिक को मुझसे छीनोगी ना? तू पागल हो गई है क्या? अब तुम मुझे मारोगी? भाड़ में गई बहन बहन, मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरा प्यार है। तुम लोगों को मेरा प्यार नहीं दिखाई देता क्या? इतना कहकर स्नेहा रिया पर हमला कर देती है, पर कार्तिक रिया के सामने आ जाता है। कार्तिक के पेट में वो छुरी लग जाती है। कार्तिक जमीन पर गिर जाता है और स्नेहा ये देखकर बहुत डर जाती है। अरे जीजू, ये क्या कर लिया आपने? स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने जीजू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ कार्तिक इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्नेहा अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण ठंड काफी बढ़ चुकी थी। माधवी अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ी थी। ठंड के कारण उसके टूटे हुए घर में जब बाहर से एकाएक चुभने वाली हवा का झोंका आता तो वो माधवी को कपा देता था। बुढ़िया किसी तरह उठकर कपड़ों से अपने घर में आने वाली हवा को रोकती, पर ना जाने ठंडी हवा ने कसम ही खा रखी थी, बुढ़िया को मार के ही दम लेगी। बुढ़िया वहाँ से हटती, हवा का झोंका कपड़ों को फिर उड़ा देता, जिससे ठंडी हवा घर में घुस जाती और बुढ़िया कांप उठती। बुढ़िया अपनी गर्दन को घुटने में छिपाए हुए कहती है, ये हवा ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, किसी तरह बस रात कट जाए। ये हवा मानो जैसे मेरे कलेजे में चुभ रही है। ये गरीबी का मजाक है। इस दुनिया में सबके पास सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये तो तकदीर की ही खूबी है। बुढ़िया निश्चय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो सो जाएगी, लेकिन एकदम से उसके हृदय में कंपन होने लगा। भला एक हल्की सी सूती चादर कड़ाके की ठंड को भला कैसे झेल पाती। बुढ़िया कभी इस करवट तो कभी उस करवट लेती, पर ठंडी हवा जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी तरह रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह बुढ़िया सड़क किनारे खड़ी होती है। बुढ़िया ठंड और भूख के मारे
आने जाने वाले लोगों पर टकटकी नजर लगाए होती है और सोच रही होती है शायद कोई उसे 2 रोटी और कपड़ा दे दे, जिससे इस जानलेवा ठंड से उसे थोड़ी राहत मिल जाए। काफी देर बाद भी उसे कोई कुछ भी नहीं देता तो बुढ़िया उठकर गांव के जमींदार के पास पहुंच जाती है और उनसे बोलती है, अरे बेटा, थोड़ी मदद कर दो, बहुत ठंड है। ठंड से बचने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मदद कर दो बेटा, थोड़ी तो मदद कर दो। देखो भिखारन, तुम जो भी हो वो तुम्हारी किस्मत है। ये लो 2 रुपए, ना जाने कहाँ कहाँ से चली आती हैं भिखारन कहीं की। सरपंच बुढ़िया के हाथ पर 2 रुपए रखकर चला जाता है। फिर बुढ़िया दूसरे घर में जाती है। दूसरे घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। उस घर से एक औरत निकलती है और बोलती है, चली जाए यहाँ से, कहाँ कहाँ से उठकर आ जाती है, भिखारन कहीं की। बुढ़िया जिसके भी दरवाजे पर जाती, लोग उसके सामने अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। फिर बुढ़िया थक हार कर अपने घर लौट आती है और पलकों को बार बार ठंड से झपकाती है और थोड़ी देर के बाद ठंड से वे मर जाती है। ठंड के कारण असमय मौत से मरकर वो एक चुड़ैल बन जाती है। ये गांव के लोग कितने गिरे हुए हैं। गरीबों के लिए इनके मन में कोई मान सम्मान नहीं। अब मैं इन लोगों को अच्छे से मजा चखाऊंगी। फिर चुड़ैल जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने मुंह से गांव की तरफ फूंकती है और देखते ही देखते पूरे गांव में कोहरा ही कोहरा छा जाता है और बर्फ की बारिश होने लगती है। अब मैं इन लोगों को अपने दर्द का एहसास कराऊंगी। एक गरीब की भूख और ठंड की मुसीबत कितनी बड़ी मुसीबत होती है। बर्फ रुकती नहीं है। देखते ही देखते पूरा गांव बर्फ से ढक जाता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। इधर गांव में, अरे गुलाब, देखो तो जरा, हमारा गांव तो ससुरा स्विट्जरलैंड बन गया। चलो बाहर चल के बर्फ में खेलते हैं। सभी गांव वाले मोटे ऊनी गर्म कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं और बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंककर खेलने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल गुस्से में आग बबूला हो जाती है। देखो तो इन अमीरजादों को, इन्हें तूफानी बर्फीली हवा से डर जाना चाहिए, पर ये तो बर्फ से ही खेलने लगे। उनके पास मोटे गर्म ऊनी कपड़े हैं। फिर चुड़ैल पेड़ से उतरकर 2 आदमियों को बर्फ बना देती है और चुड़ैल को देखकर लोग डर जाते हैं। अरे मर गया रे, कोई मुझे चुड़ैल से बचाओ, बचाओ। फिर लालू वहाँ से भाग जाता है। कोई मुझे चुड़ैल से बचाओ, बचाओ। और सरपंच को जाकर सारी बात बताता है। लेकिन सरपंच कहता है, अरे लालुआ, कल पीकर टन हो गया था क्या रे? उसी रात चुड़ैल सरपंच के घर पहुँचती है तो वो खिड़की से देखती है कि सरपंच मजे से बैठा हीटर के सामने गर्मी सेक रहा होता है। अच्छा, तो ये सरपंच का बच्चा हीटर का मजा ले रहा है। रुक जा, अभी बताती हूँ। तभी अचानक हीटर से बर्फ निकलने लग जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हीटर से गर्मी के बजाय ये बर्फ क्यों निकल रही है? ये ठंड तो बहुत ज्यादा है। बहुत ठंड है। जल्दी से हीटर जाके मुझे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा शरीर अकड़ जाएगा। सरपंच उठता है और हीटर की तरफ जाता है। तभी हीटर से चुड़ैल बाहर आ जाती है। अरे मर गया रे, ये नाच पीटी चुड़ैल कहाँ से आ गई? ललुआ सही कह रहा था। सरपंच भागने लगता है। रुक जा सरपंच के बच्चे, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सरपंच को ऐसा भागते देख कालू और लालू बोलते हैं, अरे सरपंच जी, ऐसे कहाँ भाग रहे हो धोती उठाकर? कोई सांड वांड पीछे पड़ गया है क्या? अरे नाच पीटे ललुआ, तू भी यहाँ से भाग। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। ये थी शिकार
एक ही साथ मिल गए। चुड़ैल को देखकर लालू और कालू भी भागने लगते हैं। अरे मर गया रे, कोई मुझे सही कहा सरपंच जी, सच कहें तो मौत है हम तीनों के पीछे आ रही है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। तीनों भागते भागते एक बाबा की कुटिया के पास जाते हैं। लालू जोर जोर से आवाज देकर बाबा को बुलाता है। अरे बाबा जी जल्दी बाहर आओ, अरे बाहर आओ, हमारे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है। उनकी आवाज सुनकर बाबा बाहर आते हैं। तभी लालू बाबा को सारी बात बताता है। फिर बाबा अपने कुटिया में चले जाते हैं। इधर चुड़ैल उनके पास पहुंच जाती है। वाह जमूरो, तुम तीनों एक ही साथ मिल गए हो। आज तो तुम्हें खाने में मजा ही आ जाएगा। अरे ये बाबा तो हमें धोखा दिया रे, अकेले जाकर छुप गया। मैं अगर जिंदा बच गया तो इस बाबा की खैर नहीं। बाबा अपने हाथ में कुछ लेकर आते हैं और चुड़ैल पर छिड़क देते हैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो। तू इन सभी को क्यों मारना चाहती है चुड़ैल? चुड़ैल अपनी आप बीती बाबा को सुनाती है। सरपंच और गांव वाले चुड़ैल से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि हम ठंड में सभी गरीबों को कंबल बांटेंगे और उनकी मदद करेंगे। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अच्छी लगी कहानी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।